हेलो स्टूडेंट, आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों को हम देख रहे हैं। तो बच्चों, इससे पहले कल हमने देखा था कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाएं जैसा कि कल हमने देखा था ये 5 प्रकार की होती हैं। पहली अभिक्रिया होती है संयोजन अभिक्रिया, दूसरी होती है वियोजन अभिक्रिया। तो जैसा कि कल हम देख चुके हैं कि संयोजन अभिक्रिया में एक अभिकार, 2 अभिकारक मिलते हैं और एक उत्पाद बनाते हैं। इसी तरह से वियोजन अभिक्रिया जो होती है तो उसमें वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम देख रहे हैं संयोजन और वियोजन अभिक्रियाएं हम कल देख चुके हैं। आज हम देख रहे हैं तीसरी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो विस्थापन यानी प्रतिस्थापित कर देना। तो इसमें क्या होता है कि जब हम 2 तत्वों को मिलाते हैं तो इसमें से जो प्रबल तत्व होता है वह दुर्बल तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। प्रबल तत्व दुर्बल तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे कि मान लो हमने इसमें लिखा है जो परिभाषा, उसको हम देखते हैं। वह अभिक्रिया जिनमें एक अभिकारक तत्व दूसरे अभिकारक तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो मान लो जैसे हमने यहाँ अभिक्रिया लिखी हुई है, जैसे कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें हमने आयरन को डाल दिया। ठीक है, कॉपर सल्फेट और आयरन दोनों को आपस में मिला दिया। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि इसमें से प्रबल तत्व जो होता है वह दुर्बल तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि आयरन कॉपर सल्फेट की अपेक्षा, कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है तो आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक प्रबल है। आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक प्रबल है। तो ये क्या करेगा, आयरन को जो कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाया जाता है तो यह कॉपर से अधिक प्रबल या अधिक क्रियाशील होने के कारण यह कॉपर सल्फेट का जो यौगिक है, कॉपर का जो यौगिक है कॉपर सल्फेट, तो उसमें से कॉपर को ये हटा देता है। तो आप देखेंगे ये अभिक्रिया कैसी हो रही है। ठीक है, ये देखो आयरन ने कॉपर सल्फेट से किसको विस्थापित कर दिया, कॉपर को, और क्या बन जाता है आयरन सल्फेट FeSO4। बच्चों क्या बन गया, FeSO4। इसने आयरन ने कॉपर को हटा दिया। क्या हटा दिया, क्योंकि आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है। तो प्रबल तत्व सदैव दुर्बल तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है। तो बच्चों ये क्या बन गया, FeSO4। और कॉपर जो विस्थापित हो जाता है तो कॉपर अलग हमको दिखाई देता है। परखनली में जिसमें हम अभिक्रिया कराते हैं उसमें कॉपर हमको अलग दिखाई देता है। और इसी तरह से हम और देखेंगे इसी अभिक्रिया को आगे हम देखेंगे कि इसी तरह से जब सल्फ्यूरिक अम्ल में, ठीक है, जब सल्फ्यूरिक अम्ल में, इसका एग्जाम्पल हम से हम देख रहे हैं कि जब जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है, जिंक प्लस H2SO4, जिंक प्लस H2SO4, तो जब जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है तो यहाँ भी वही पोजीशन आती है बच्चों, जिसमें आयरन को कॉपर सल्फेट में मिलाया था तो आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक प्रबल था तो उसने कॉपर को हटा दिया। इसी तरह से जब हमने सेकेंड एग्जाम्पल देख रहे हैं, जब हम जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाते हैं तो जिंक हाइड्रोजन से अधिक प्रबल होता है। जिंक हाइड्रोजन की अपेक्षा कैसा होता है, अधिक प्रबल होता है। इसको मैं ऊपर लगा दे रही हूँ। ठीक है, तो जिंक हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक प्रबल होता है तो ये हाइड्रोजन को क्या करेगा कि उसके यौगिक से हटा देता है। तो बच्चों आप देखिए क्या बन जाता है, ZnSO4 प्लस में अब क्या रह गया, किसको विस्थापित किया है, जिंक ने हाइड्रोजन को विस्थापित किया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हाइड्रोजन यहाँ अलग।
परखनली में आ जाएगा। अब आप तो जानते हो कि हाइड्रोजन क्या है? गैस है। हाइड्रोजन गैस है तो गैसें हमेशा ऊपर की ओर निकल जाती हैं। तो इसको कैसे तीर से दर्शाते हैं? हमेशा तीर का निशान जो कि ऊपर जाता हुआ उससे दर्शाया जाता है। तो बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया में हमने देखा कि जब हम दो अभिकर्मकों को आपस में मिलाते हैं तो इसमें जो प्रबल तत्व है वह दुर्बल तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है या विस्थापित कर देता है। तो 3 अभिक्रियाएं हम देख चुके हैं। अब हम देख रहे हैं बच्चों चौथी अभिक्रिया जो कि द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसको कहा जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ हम लिख देंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। चौथी अभिक्रिया है हमारी द्विविस्थापन। द्विविस्थापन तो बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया अभी तो हमने देखा था विस्थापन अभिक्रिया में कि प्रबल तत्व ने दुर्बल तत्व को उसके यौगिक से हटा दिया। अब मान लो कभी ऐसी पोजीशन आती है कि दोनों तत्व ही प्रबल होते हैं, मिलाए गए दोनों अभिकर्मक प्रबल है, तो उसमें क्या होता है कि दोनों प्रबल तत्व एक दूसरे को अभिकर्मक जो होते हैं तो उनके यौगिक से उन तत्वों को हटा देते हैं। दोनों एक दूसरे को उनके यौगिक से हटा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें इस अभिक्रिया के अंतर्गत हम देखेंगे द्विविस्थापन कि बेरियम क्लोराइड को जब सोडियम सल्फेट के, ये दोनों जलीय विलयन है। हमने बताया था कि जब हमें समीकरण को और अधिक अच्छे से दर्शाना होता है बच्चों तो हम समीकरण की भौतिक परिस्थितियों को दर्शा देते हैं। जैसे एयर लिखने से क्या होता है कि वो तत्व कैसा है? लिक्विड में है। और कोष्ठक के आगे एस लिखने से क्या होता है कि वो तत्व कैसा है? चूर्ण है या पाउडर के रूप में है। और ये क्यों लिखने का क्या मतलब होता है? ये क्यों लिखने का मतलब होता है कि वो जलीय है। ये क्यों से मतलब होता है कि जलीय यानी जल में उबला हुआ। ठीक है बच्चों, और एयर अगर लिखा है कोष्ठक में आगे किसी तत्व के नाम के आगे संकेत लिखा है तो एयर का मतलब होता है कि वो कैसा है? द्रवित है या द्रव रूप में है। और एस अगर लिखा हुआ है तो वो कैसा है? चूर्ण है या पाउडर है या दानेदार है। ठीक है, तो यानी वो सूखा पाउडर है। तो इस तरह से, और अगर जी लिखा हुआ है तत्व के आगे यानी वो गैस है, गैस रूप में, जैसे हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ मिलाया तो हम H के आगे G और ऑक्सीजन O के आगे H2 और O2 के आगे हम क्या लिख देंगे? संकेत कोष्ठक में G लगा देंगे, यानी दोनों गैसें हैं। तो ये समीकरण का भौतिक स्वरूप अच्छी तरह से दर्शाने के लिए इन संकेतों का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, अभी हमने बताया था कि द्विविस्थापन अभिक्रिया को हम कैसे व्यक्त करते हैं। जब दो प्रबल तत्वों को आपस में मिलाया जाता है तो दोनों तत्व प्रबल हैं। अब दोनों एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालेंगे तो दोनों एक दूसरे तत्वों को उनके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। ठीक है बच्चों, यानी दोनों अभिकर्मक प्रत्येक को उनके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। तो जैसा हमने बताया था एग्जाम्पल में, अभी मैंने आपको बताया था कि BaCl2, इसके आगे देखिए आप, मैं ये क्यों लिख रही हूँ? ये क्यों का भी मैंने मतलब बताया था कि जलीय यानी जल में घुला हुआ, प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट, इसके आगे भी एक ही लिखा हुआ है। तो बेरियम क्लोराइड को जब सोडियम सल्फेट के विलयन में घोला जाता है, दोनों घोले दोनों को आपस में मिलाया जाता है। तो इधर हम लिख रहे हैं, ठीक है, BaCl2 प्लस Na2SO4। अब इसमें क्या है? दोनों तत्व प्रबल है। ठीक है, यहाँ बेरियम भी प्रबल है और यहाँ सोडियम भी प्रबल है। ये दोनों तत्व तीव्र क्रियाकारी हैं। तो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को उनके यौगिक से हटा देंगे। बेरियम सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा और इधर जो सोडियम है सोडियम क्लोराइड के साथ में जुड़ जाएगा।
तो आप देख रहे हो दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो बच्चों इसको कहा जाता है द्वि विस्थापन अभिक्रिया। तो आप देख रहे किस तरह से बनेगा, VaSO4 बैरियम में किसके साथ में, सोडियम को हटा के सल्फेट के साथ में, तो बन जाएगा बच्चों VaSO4 प्लस VaSO4 प्लस में हो जाएगा आपका क्या बचा, VaSO4 तो यहाँ निकल गया, अब क्या बचा बच्चों, Na2 बचा और Cl कितना है, Cl भी 2 है। तो इसको हम लिख देंगे 2NaCl। ठीक है बच्चों, आए समझ में। तो द्वि विस्थापन में क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को उनके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। तो बच्चों इसको कहा जाता है द्वि विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब चौथी अभिक्रिया देख चुके हैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया। अब पांचवी अभिक्रिया कौन सी आ रही है, पांचवी अभिक्रिया आती है हमारी रासायनिक अभिक्रिया, वो है उपचयन और अपचयन, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। तो बच्चों उपचयन अभिक्रिया क्या होती, उपचयन अभिक्रिया किसी भी तत्व का या किसी भी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोग करना, किसी तत्व का या किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोग कर लेना, यानी किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ जाना, तो उसको कहा जाता है उपचयन अभिक्रियाएं। मान लो जैसे कि इसकी डेफिनेशन में हम क्या लिख देंगे, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्सीकृत हो जाता है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ना यानी उसको कहेंगे ऑक्सीकृत होना या ऑक्सीकरण होना, दो शब्द हम उसके लिए उपयोग कर सकते हैं। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ में संयोग कर लेता है तो उसको हम कह सकते हैं कि ऑक्सीकृत होना या ऑक्सीजन से संयोग कर लेना। तो ऑक्सीजन से संयोग करके किसी पदार्थ का क्या हो जाता है, उपचयन हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने बताया था कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करती है, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ में संयोग करती है तो ऑक्सीजन के साथ में क्या बना लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाएं जो ऑक्सीजन से संयोग करती हैं उनको कहा जाता है कौन सी, उपचयन अभिक्रियाएं। ठीक है, इसमें एक थोड़ा सा और उदाहरण है कि जब हम इसको फेरिक ऑक्साइड को, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में मिलाते हैं तो फेरिक ऑक्साइड से इसका तो उपचयन अभिक्रिया है। इसी तरह से हम देखते हैं दूसरी अभिक्रिया है हमारी, जब हम मैग्नीशियम को, ठीक है, मैग्नीशियम धातु को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, मैग्नीशियम धातु का जब हम दहन कराते हैं ऑक्सीजन में, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो ये ऑक्सीजन से संयुक्त हो रहे हैं अभिक्रियाएं, अभी समीकरण संतुलित नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वो यहाँ 2 लिखा हुआ है, वो कितना है, वो 2 है और Mg 1 है, तो हम Mg के आगे 2 लगा देंगे और यहाँ भी क्या लगा देंगे, 2MgO। तो बच्चों जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो उसको कहते हैं उपचयन अभिक्रिया या पदार्थों का। अब हम देख रहे हैं अपचयन अभिक्रियाएं। अभी हमने देखा उपचयन अभिक्रियाएं, अब हम देख रहे हैं अपचयन अभिक्रियाएं। ठीक है, तो इन दोनों अभिक्रियाओं को वैसे संयुक्त रूप से रेडॉक्स अभिक्रियाएं बोला जाता है। तो उपचयन में ऑक्सीजन मिल जाती है और अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन निकल जाती है। ठीक है बच्चों, तो जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकल जाती है या ऑक्सीजन हट जाती है
और उसमें हाइड्रोजन जुड़ जाती है। ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना, इसको कहा जाता है अपचयन अभिक्रियाएं। ठीक है, तो जैसे बच्चों इसका उदाहरण है, जैसे जब हम जिंक ऑक्साइड को ZnO, ऑक्साइड मतलब किसी धातु का ऑक्सीजन से जुड़ना, तो ये ऑक्सीकृत है। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड के जब हम कार्बन के साथ में अभिक्रिया कराते हैं, जिंक ऑक्साइड की जब हम कार्बन के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल जाता है और क्या बचता है, केवल जिंक धातु रह जाती है और प्लस कार्बन जो है कार्बन ऑक्सीजन से संयुक्त हो जाता है। जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल जाता है तो यहाँ केवल जिंक धातु रह जाती है और इधर कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ जाता है। तो बच्चों देखा जाए कि उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं दोनों लगभग साथ साथ ही होती हैं। अब इसी में आप देख लेंगे कि उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दोनों अभिक्रियाएं साथ में हो, किसी धातु का उपचयन भी हो और किसी अन्य धातु का अपचयन हो, तो उन अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहा जाता है। जैसे इसको आप देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया, ठीक है, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकला और क्या बन गया, जिंक। तो यहाँ जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का निकलना, मतलब कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया। तो बच्चों इसको हम लिख देंगे अपचयन। जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रही है तो जिंक ऑक्साइड का इधर अपचयन हो रहा है और यहाँ आप देखेंगे कार्बन है, यहाँ आप देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। कार्बन से क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है बच्चों, इधर हम लिख दे रहे हैं। तो कार्बन से जब कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है तो हम देखेंगे कि कार्बन में किसका, ऑक्सीजन का संयोग हो गया। तो बच्चों इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, इस अभिक्रिया को हम कहेंगे क्या, उपचयन अभिक्रिया। किसका उपचयन हो रहा है, यहाँ पे किसका उपचयन हो रहा है, कार्बन का। जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है और यहाँ कार्बन का उपचयन हो रहा है। तो ऐसी बहुत सी अभिक्रियाएं हैं जिनमें कि एक पदार्थ में से ऑक्सीजन निकलती है और दूसरे पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग हो जाता है। तो यानी दोनों अभिक्रियाएं हमको एक साथ देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, इसी तरह से एक अभिक्रिया और है CuO, इसको मैं साफ कर दूँ बच्चों। ठीक है, CuO। अब इसका नाम आप बता सकते हैं, CuO यानी कॉपर ऑक्साइड। CuO कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन गैस से संयुक्त होती है या हाइड्रोजन के साथ में क्रिया करती है, ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करती है तो कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन इससे कैसा हो जाता है, अपचयित हो जाता है, यानी ऑक्सीजन इसमें से हट जाता है और क्या बन जाता है, कॉपर। कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन निकल जाता है और इसमें कॉपर बन जाता है। और प्लस में देखिए यहाँ केवल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में संयोग कर लेता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है, जल बनाता है। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि एक पदार्थ से ऑक्सीजन निकल के दूसरे पदार्थ में मिल रही है और यहाँ एक पदार्थ से यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन हट गई, दूसरे में इन्हीं का हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। तो ये दोनों अभिक्रियाएं इसमें साथ साथ हो रही हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे, जहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, इसको बच्चों हम क्या कह सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन। कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, अपचयन होके ये बन गया कॉपर। और
इधर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयुक्त करके क्या बना लिया, हाइड्रोजन ने जल बना लिया, H2O बना लिया। तो बच्चों इसको हम कहेंगे कि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, उपचयन। ठीक है, हाइड्रोजन का उपचयन। तो बच्चों ऐसी अभिक्रियाएं आप देख रहे हो कि अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो रही हैं। तो इन अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रियाएं, यानी उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं। तो बच्चों हमारे दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। उपचयन अभिक्रियाओं के तो हम कई उदाहरण अपने दैनिक जीवन में देखते रहते हैं। जैसे मान लो कोई ताज़ा पदार्थ है जिस दिन बनाया जाता है, मान लो जैसे कोई नमकीन चीज़ है, पपड़ी है या नमकीन है, पहले दिन बना, ठीक है, तो हमने एक दिन खाया, फिर दूसरे दिन हमने टेस्ट किया, 2-3 दिन तक तो टेस्ट ठीक लगेगा, लेकिन उसके कुछ समय बाद हम देखेंगे कि वस्तु की गंध और स्वाद दोनों धीरे धीरे बदल जाते हैं। क्यों बदल जाते हैं बच्चों? क्योंकि ये बने हुए पदार्थ जो होते हैं, तेलीय पदार्थ, तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उपचयित हो जाते हैं। तेल से बने पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उपचयित हो जाते हैं, तो इनका गंध भी बदल जाती है। पहले जो बनने के दिन खुशबू आ रही थी, अब वो खुशबू भी इनमें नहीं रह जाती है और इनका स्वाद भी धीरे धीरे बदल जाता है। आज की बनाई हुई कोई चीज़ अगर हम 15 दिन बाद में खाते हैं तो चीज़ में वो टेस्ट नहीं रहता। 15 दिन बाद, यानी कोई सूखे पदार्थ जैसे कि नमकीन वगैरह है, बना के हमने आज से 15 दिन बाद में खाया और उसको खुले में रखा रहने दिया, तो खुले में ऑक्सीजन आसपास की उस पदार्थ से संयोग कर लेती है और वो पदार्थ उपचयित हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो उपचयित होने के कारण उस पदार्थ की गंध और स्वाद दोनों ही बदल जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया होती है पदार्थों के स्वाद और गंध बदलने की, तो बच्चों इसको उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। आप देखते हो कि जैसे चिप्स के पैकेट हैं, नमकीन के पैकेट में तो खैर नाइट्रोजन नहीं रखी जाती, क्योंकि नमकीन के पैकेट ज़्यादा दिन पहले नहीं भरे जाते हैं। ठीक है, चिप्स के पैकेट हैं या कुरकुरे के पैकेट हैं, तो इनको खाली रखा जाता है। ठीक है, क्यों खाली रखा जाता है? क्योंकि इनमें नाइट्रोजन गैस को अच्छे से भर दिया जाता है। नाइट्रोजन गैस क्या करती है? नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन की अभिक्रिया को रोक देती है। ऑक्सीजन को क्रिया करने से, पहली बात तो ये पैक है, तो उसमें ऑक्सीजन तो कहीं से जाएगी नहीं, और मान लो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन पैकेट के अंदर रह भी गई तो नाइट्रोजन उसको निष्क्रिय कर देती है। क्या कर देती है? निष्क्रिय। तो बच्चों हम देखते हैं कि चिप्स कुरकुरे के पैकेट महीनों बाद तक खाने पर भी उनका कोई ज़्यादा गंध है या स्वाद उनका परिवर्तित नहीं होता। तो यही कारण है कि वस्तुओं को विकृति गंधीयता से बचाने के लिए उनमें उनको नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। यानी कुरकुरे और चिप्स के पैकेट हैं, उनमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आज हमने देखा कौन सी अभिक्रियाएं, विस्थापन, द्विविस्थापन और उपचयन और अपचयन अभिक्रियाओं का आज हमने अध्ययन किया। ठीक है बच्चों।